हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज आपको ये अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 5 गुरुत्व केंद्र में एक स्पेशल टाइप की आकृति की सीजी निकालना बताऊंगा। और ये स्पेशल टाइप की आकृति आपकी ये दे रखी है। ये एक यूनिफॉर्मली प्लेन लेमिना है जिसकी हमें सीजी फाइंड आउट करना है। तो इसकी सीजी फाइंड आउट करने के लिए हम आपको कुछ स्पेशल आकृतियों की सीजी बताते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले मैंने लिया है वृत्त। तो वृत्त की सीजी कहाँ होती है? ये जो वृत्त है इसके जो डायगोनल है जहाँ पर छेद करते हैं, ठीक है, जो डायगोनल जिस पॉइंट पर कटिंग करते हैं वहाँ पर इसकी सीजी होती है। अगर इसका डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है, दोनों व्यास जिस पॉइंट पर प्रच्छेद करते हैं, कटिंग करते हैं, वहाँ उसकी सीजी होती है, ठीक है। अगर ये इसका डायमीटर डी है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस dy2 होगी, और ये डायमीटर डी है तो ये dy2 होगी, ठीक है। तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अर्धवृत्त की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं अर्धवृत्त की सीजी कहाँ होती है। ये मेरे पास क्या है, अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त की डायमीटर 2r है। अर्धवृत्त का डायमीटर कितना है? 2r। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, ठीक। अब यहाँ पर इसकी सीजी हमें याद रखनी है कि अर्धवृत्त की सीजी इस पॉइंट पर, ठीक है, ये इस पॉइंट पर हमने सीजी मानते हैं ये होती है। तो यहाँ पर सीजी को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो अर्धवृत्त की ये, इसको मैं आधार कह दूँ, ए बी आधार लाइन, ठीक है, आधार से इतनी दूरी पर और सी बिंदु से इतनी दूरी पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त के आधार ए बी से सीजी यहाँ पर होती है, जिसकी यहाँ तक की दूरी 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त की सीजी आधार से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होती है। और अगर उसके शीर्ष से बात करें, बिंदु सी से सीजी कितनी होगी? अगर ये टोटल r है तो r माइनस 4r/3 पाई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये वाली अगर डिस्टेंस की बात करें, आपको यहाँ पर कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस आपने अभी जो मैंने निकाली कितनी है? r माइनस 4r/3 पाई। ये इसके शीर्ष से सीजी की पोजीशन इतनी, और इसके आधार से सीजी की पोजीशन ये। अर्धवृत्त के आधार और शीर्ष से दोनों पोजीशन आपको पता हो, एक पता है तो आप दूसरी निकाल लोगे। त्रिभुज की सीजी निकालनी है तो अगर मेरे पास इस तरह से कोई त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज की ऊंचाई h है, मैं इसको आधार में अगर मान लूँ कि त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज के आधार से सीजी कितनी डिस्टेंस पर होता है, यानी आधार ए बी से h/3 पर इसकी सीजी होती है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं इसके एपेक्स पॉइंट शीर्ष से सीजी, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है कितनी है, h/3। तो मैं टोटल h में से ये h/3 को घटा दूंगा, तो शीर्ष से मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाएगी। सी से यहाँ तक की दूरी, यानी ये डिस्टेंस मुझे पता लग जाएगी। अगर ये डिस्टेंस पता है तो ये डिस्टेंस मुझे पता है h/3 होती है, ठीक है। तो ऊपर वाली हो जाएगी h माइनस h/3 यानी 2h। हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी आकृति है उसके बेस पर एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और आकृति के बिल्कुल लेफ्ट में एक एक्स ये अक्ष बना लेते हैं, इस अक्ष को वाई अक्ष मान लेते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स वाई अक्ष में ये प्लेन हमारे पास यूनिफॉर्मली प्लेन लेमिना एक इस तरह की आकृति है। अब इसको हमें अगले स्टेप पे फॉलो करना है। सबसे पहले हमने बताया था कि इस आकृति में कोई एक आकृति है, उस आकृति में सिमेट्री देखते हैं कि सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। इस पूरी होल सेक्शन को, होल आकृति को अगर मैं एक्स अक्ष पे कहीं से ब्रेक करूँ, एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पर, तो सिमेट्री नहीं मिल पा रही है। इंडिविजुअल अलग अलग सेक्शनों की तो सिमेट्री मिल जाएगी, लेकिन होल सेक्शन की कहीं सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो हमें एक्स बार और वाई बार दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो अब सिमेट्री देखने के बाद हम अगले स्टेप पे जंप करते हैं। अगला स्टेप हमारा है कि दिए हुए आकृति को हम छोटे छोटे सेक्शनों में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे सेक्शनों में ब्रेक करते हैं जिनकी सीजी हमें डायरेक्ट पता हो। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये एक हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की
हमें सी जी पता होता है, चाहे उसके बेस से निकालें चाहे उसके एपेक्स पॉइंट से निकालें, हमको पता है सी जी डायरेक्ट। ठीक है, एक हमारे पास आकृति ये होगी, दूसरी आकृति हमारे पास ये होगी, ये एक आयत बन रहा है। आयत क्या हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है, तो इसकी भी हमें डायरेक्ट सी जी पता होती है। और एक तीसरी आकृति हमारे पास ये बन रही है जो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की हमें पता है डायरेक्ट सी जी कहाँ पर होती है, हम बता चुके हैं अभी। ठीक है, तो हमने क्या है ये 3 सेक्शनों में टोटल आकृति को डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन हमने कह दिया ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त ए, ई और सी, एक अर्धवृत्त में हमने डिवाइड कर लिया। तो अर्धवृत्त की हमें सीजी पता होता है कि सीजी कहाँ पर होगी, क्योंकि अर्धवृत्त के लिए अगर आप देखें तो अर्धवृत्त ऐसे होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में सिमेट्री होती है, बिल्कुल होती है, अर्धवृत्त में सिमेट्री ऐसी होती है। अगर केवल अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त में सिमेट्री होती है बाई अक्ष पर, है ना, यहाँ पर बाई अक्ष पर। अगर इसको मैं लिटाल दूं, ऐसे कर दूं अर्धवृत्त के लिए, ठीक है, अर्धवृत्त के लिए अगर ऐसे कर दूं तो इसकी ये कहूंगा एक्स अक्ष पे सिमेट्री है ना, क्योंकि इसको मैं अर्धवृत्त को 20 से काट दूं तो सेम पोर्शन मुझे मिल जाएंगे, एक सेम पोर्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस अक्ष पर सिमेट्री है। अगर मैं इस अर्धवृत्त को पूरा ऐसा कर दूं वो एक चीज अलग है, अगर ऐसा करूंगा तो उसी के साथ साथ उसकी अक्ष भी ये पलट जाएगी। तो इसकी इसी लाइन पर सीजी पॉइंट होता है, तो उस सीजी पॉइंट को हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, ये है ना अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की इसी लाइन पर सीजी होती है, हमने अभी देखा था। तो इसको मैंने कह दिया ये जीवन है। ठीक, दूसरी आकृति हमारे पास क्या है, आयत है। ठीक, तो आयत की सीजी हमें पता है कि कौन सी लाइन पर होगी, यानी इस लाइन पर होगी या फिर इस लाइन पर होगी। ठीक है, अर्धवृत्त की सीजी इस पर या इस पर, इन पॉइंट पर होती है ना, होती इसमें सिमेट्री है। हम किस लाइन के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे वो हमें डायरेक्ट पता है कि हम इसके हाइट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या इसके ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये मैंने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि आयत की सीजी कहाँ पर होती है। ठीक है, तो सेकंड आकृति ये हो गई हमारे पास। थर्ड आकृति हमारे पास क्या है, एक हमारे पास त्रिभुज है। तो त्रिभुज की हमें सीजी पता होता है कि त्रिभुज में भी एक सिमेट्री होती है भाई। त्रिभुज ये मेरे पास, इसमें एक सिमेट्री होती है इस लाइन पर, है ना। त्रिभुज को इधर फोल्ड करूं, अगर त्रिभुज को इस तरह से फोल्ड कर दूं तो यहाँ पर क्या है, इसका डबल रोल दिखाई देता है। तो इस अक्ष पर इसकी सिमेट्री होती है। मान लिया यहाँ पर इसका सीजी पॉइंट है, जिसको आकृति नंबर 3 है, तो इसका सीजी पॉइंट मैंने G3 कर दिया, इसका G3 कर दिया। तो अब इसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इतना हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस है 50, सभी डिस्टेंस mm में दे रखी है। ठीक है, मिलीमीटर में ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 25 होगी। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी 25 होगी। ठीक है, तो ये भी 25 है, और यहाँ पर ये ऑलरेडी बुक में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है 25। ये डायमेंशन, सभी डायमेंशन दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त मेरे पास क्या है, ए, ई और सी। तो अर्धवृत्त में देखिए मुझे क्या है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, टोटल आकृति में एक्स बार, ठीक है, और वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार के लिए निकालने के लिए फार्मूले मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हर एक आकृति के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी और x1 y1 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का सबसे पहले क्षेत्रफल लगा दिया। क्षेत्रफल मेरे पास क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने पाई का मान लगा दिया r। इस की रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है ना। तो ये मैंने कितने लगा दिए, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व किया तो ये इतना mm² आएगा। और इसको मैंने लगभग में, ठीक है, mm², इसकी वैल्यू बहुत ही, इसको मैंने नेगलेक्ट कर लिया, अप्रॉक्स में निकाल ली, ये मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मैं x1 और y1 निकालता हूँ। सबसे पहले x1 निकालने के लिए x1 कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y अक्ष से निकालना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे कहाँ से, y अक्ष से, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y अक्ष रेफरेंस अक्ष कहलाती है। तो y अक्ष रेफरेंस अक्ष हो गई। अब y अक्ष से CG तक की दूरी, है ना, यहाँ से यहाँ तक CG है, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी आपको पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो आप ऐसा मत करना कभी भी ये 25 है तो 25 डिवाइडेड बाई 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि क्या अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के आधार से आपने CG की पोजीशन कितनी निकाली थी, 4r/3 पाई, है ना। और उसके शीर्ष बिंदु से, तो ये क्या शीर्ष बिंदु,
शीर्ष बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो शीर्ष बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, r माइनस 4r/3 पाई, है ना, ये मुझे करना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का मैंने फार्मूला आपको बताया था, उसके आधार से ये डिस्टेंस कितनी होती है 4r/3 पाई, और उसके शीर्ष से CG तक की पोजीशन हमारे पास ये होती है। तो चूंकि यहाँ पर मेरे पास y अक्ष से, है ना, x डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर शीर्ष बिंदु से, अर्धवृत्त के शीर्ष बिंदु से CG तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ रही है। तो मेरे पास फार्मूला ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वैल्यू लगा दी 25, 4 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 3 गुणे, अब पाई का मान लगा दिया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास x1 ये आ गया। अब y1 निकालने के लिए रेफरेंस अक्ष x हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस x अक्ष से मैं G की ओर चलूंगा, यहाँ से G तक ये डिस्टेंस मुझे देखनी है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 50, तो ये डायरेक्ट सीधी 25 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 25 mm। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं काम करता है, सिंपली मैंने बताया था आपको अर्धवृत्त में, ठीक है, सिर्फ इस लाइन पर फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है, जहां उसकी सिमेट्री होती है उस लाइन पर ये जी निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके आधार से जी कितना होता है 4r/3 पाई, और उसके इस पॉइंट से r माइनस 4r/3 पाई। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो भी डायमीटर है उस डायमीटर के आधे पर होता है ना, ये आधे पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा लगा देंगे कि ये मेरे पास क्या होगी, y1 होगी। तो y1 50 डिवाइडेड बाई 2 25 mm। अब दूसरे पे आते हैं, इस आयत पर आ जा रहे हैं। ये आयत है मेरे पास रेक्टेंगल, तो सबसे पहले इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया इसका A2 मान ले रहा हूँ, तो 100 गुणे 50 यानी 100 गुणे 50 बराबर इतना, ये तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है x2। x2 निकालने के लिए रेफरेंस अक्ष कौन सी होगी, y। तो y से ये y है, इस y से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने बताया, आयत मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो आयत की टोटल ये वाली, ठीक है, ये डिस्टेंस का आधा यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये डिस्टेंस, टोटल ये डिस्टेंस क्या 25। तो मैं क्या करूँगा 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास इतना आ जाएगा। तो मैंने निकाल लिया क्या x2 कोऑर्डिनेट। अब मुझे निकालना है y2 कोऑर्डिनेट। तो y2 निकालने के लिए ये जो आयत है, आयत का डायरेक्ट सीधा y2 यहाँ से y2 निकालेंगे तो रेफरेंस अक्ष x हो जाएगी। तो x से हम यहाँ तक लेंगे डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 50 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ तक हम जब निकाल चुके हैं आयत का, तो अब ट्रीट करेंगे हम त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एफ एच और बी त्रिभुज का क्षेत्रफल A3, क्योंकि सेक्शन ये हमने 3 मान लिया है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है आधार गुणा लंब बटे 2 होता है। आधार इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी है, टोटल ये 50, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 100 दे रखी है। तो ये 50 और ये 50 हो जाएगी, या फिर यहाँ से 25 प्लस 25 ये टोटल 50 हो जाएगी। तो आधार हो गया, और लंब इसका कितना 50 है, तो आधार गुणा लंब बटे 2, ये हमने सिंपल निकाल लिया क्षेत्रफल। अब x3 निकालेंगे, x के लिए बाई रेफरेंस अक्ष, ठीक है। तो y से हम स्टार्ट करेंगे, y से G3 तक की डिस्टेंस, यानी y से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास x3 कहलाती है। तो x3 कितनी होगी 25 प्लस 50 प्लस 25, ये दे रखी है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 25 प्लस 50 प्लस 25 बराबर ये डायरेक्ट सीधा ऐसे ही हम जोड़ लेंगे, ठीक है, हमें इसकी ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हम G3 तक की डिस्टेंस अगली देखेंगे क्या, y3 निकालने के लिए x अक्ष रेफरेंस अक्ष हो जाएगी। तो x से चलेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधा 50 हो जाएगा, 50, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, कि त्रिभुज के आधार से केंद्र तक की दूरी, गुरुत्व केंद्र तक की दूरी कितनी होती है h/3। तो 50 प्लस h/3 यानी 50 प्लस h/3,
50, एच इसकी कितनी है, त्रिभुज की हाइट कितनी है 50, तो 50/3, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये सभी वैल्यू हम अपने फार्मूले में लगा देते हैं। तो एक्स बार वाई बार निकालने के लिए फार्मूला में पता है कि एक्स बार के लिए फार्मूला ये होता है, यहाँ A1 की वैल्यू जो हमने पहला क्षेत्रफल निकाला था इस अर्धवृत्त का, तो वो हम वैल्यू लगा दें, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट में लगा ली थी मैंने, इसका x1 मेरे पास ये था, x2 आयत का क्षेत्रफल था, ये हो गया, इसका x2 ये आया था, x3 त्रिभुज का क्षेत्रफल था, और ये x3, ठीक है, त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, तो वो मैंने लगा दी, और डिवाइडेड बाई A1 A2 A3 तीनों सेक्शन के एरिया, और इसको कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, एक्स बार आ गया, ठीक है, एक्स बार आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया। वाई बार निकालने के लिए फिर से हमारे पास ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले पे सभी वैल्यू हमने लगा दी, वैल्यू लगाने के बाद कैलकुलेटर से उसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो हमने ये गिवन सेक्शन, टोटल सेक्शन का जी पॉइंट, यानी इस टोटल सेक्शन की कहीं पर सी जी होगी, उस सी जी को हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया। तो फाइंड आउट ये एक्स अक्ष से इतनी दूर, मतलब एक्स अक्ष से ये समथिंग जो भी है इतनी देर रखी है, और वाई अक्ष से ये, तो मतलब यहाँ पर इस स्पेस में कहीं ये जी पॉइंट होगा गिवन सेक्शन का, ठीक है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो उसको हमने बस जस्ट दिखा देंगे ये कि एक्स बार कॉमा वाई बार है, यहाँ मान लो या वहाँ मानो, कहीं भी मानो। अगर इसमें नहीं शो करना चाहो तो कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट सीधा ये निकालना है और यहाँ पर लिखना है कि गिवन सेक्शन का सी जी, ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, उन वैल्यू पे यहाँ पर लिख लो 71.1 32.2, सभी डिस्टेंस mm में है तो mm में आ गई, बस यही हमारे पास आंसर इसका हो गया। थैंक यू।